हेलो इट्स आगेश हियर वंस अगेन वेलकम बैक टू ध्रुव। प्रीवियस वीडियो सेशन में हम लोग साइंस को कर रहे थे और साइंस में केमिस्ट्री का फर्स्ट लेसन जो था लगभग खत्म हो चुका था, जिसमें प्लाज्मा वगैरह का हम लोग पढ़ चुके थे। आज के वीडियो सेशन में हम एक छोटा सा टॉपिक उसी में का बचा हुआ है टेम्परेचर कन्वर्सन फार्मूला, और साथ ही कुछ बच्चों का डिमांड आया था कि सर हीट एक टॉपिक अलग से बता दीजिए। तब पहले हम लोग हीट टॉपिक को देख लेते हैं, फिर टेम्परेचर कन्वर्सन फार्मूला भी देख लेंगे, जिसमें डिग्री सेल्सियस से फ़ारेनहाइट में, फ़ारेनहाइट से केल्विन में, केल्विन से रोमन में कैसे बदला जाता है। इसके लिए बहुत सारे टीचर, बहुत सारे एजुकेटर जो होते हैं अलग अलग फार्मूलाज बताते हैं। मैं आपको एक ही फार्मूला प्रीफर करूंगा, आप उसी फार्मूले के द्वारा सारा फार्मूला भी बना लोगे और सारे क्वेश्चन भी और कन्वर्सन भी बना लोगे। तो आज के वीडियो सेशन में हमें डील करना है हीट को। हीट बोले तो उष्मा, उष्मा कहने का मतलब क्या हुआ? उष्मा नाम सुनते क्या आता है हमारे मन में? गर्मी आता है ना, गर्मी वर्ड पहले दिमाग में आता है। तो उष्मा का मतलब क्या हुआ कि जब हम किसी पदार्थ को गर्म करते हैं, यहाँ पे गर्म करेंगे तो उष्मा प्राप्त होगी। दैट मीन्स उष्मा एक प्रकार की क्या हो गई? ऊर्जा हो गई। और उष्मा जो होता है न तो बनाया जाता है, न ही उसको नष्ट किया जाता है, बल्कि एक रूप से दूसरे रूप में स्थानांतरित होता है, ट्रांसफर होता है। ठीक, तो उष्मा ट्रांसफर कैसे होता है यही मैंने लिखा है कि हीट यहाँ पे हीट एक प्रकार की ऊर्जा है और जो क्या होती है? स्थानांतरित होती है, जिसको अंग्रेजी में ट्रांसफॉर्मेशन या इसको ट्रांसफर कहते हैं। ठीक है, हीट ट्रांसफर होता है। अब ट्रांसफर कैसे होता है? मान लीजिए अपने पास दो सब्सटेंस है, एक पदार्थ यह हो गया और एक पदार्थ यह हो गया। तो इसके लिए बहुत सारे मीडियम है। आगे हम लोग पढ़ेंगे कि पदार्थ के में उष्मा का स्थानांतरण तीन तरीकों से होता है, संचयन, विकिरण और संवहन के द्वारा। ठीक, तो इन तीनों तरीका को हम लोग पढ़ेंगे। पहले ये देखिए, मान लेते हैं दोनों सॉलिड है। अच्छा ये बताइए, दोनों ही पदार्थ होंगे तो दोनों के मॉलिक्यूल होंगे, और इसके मॉलिक्यूल मैंने एक दिन मेटल और नॉन मेटल में पढ़ाया था, शायद 10वीं वाले बच्चों को। यदि यह कोई मेटल का रॉड है और इस मेटल के रॉड में यदि यहाँ पे छोटे छोटे इसके इलेक्ट्रॉन्स हो गए, और इस इलेक्ट्रॉन्स में क्या होता है, यदि यहाँ से आप आग देंगे, फ्लेम देंगे, तो यह ट्रांसफर करेगा हीट को इधर, फिर यह इधर, यह इधर, यह इधर और यह इधर। इसका मतलब क्या हुआ कि किसी मेटल के रॉड में उसके जो मॉलिक्यूल होते हैं, यहाँ पे आप मॉलिक्यूल पढ़ोगे, जब मेटल पढ़ोगे तो वहां पे आप इलेक्ट्रॉन कहोगे। तो इलेक्ट्रॉन जो होता है ऊर्जा को एक रूप से एक से दूसरे को ट्रांसफर करता है। ठीक उसी तरह यहाँ भी उष्मा जो होता है स्थानांतरित होता है। कैसे? मान लीजिए यहाँ पे जो है कम ताप है, क्या है? कम ताप, और यहाँ पे अधिक ताप है, अधिक ताप। ठीक, यहाँ पे अधिक कम ताप, यहाँ पे अधिक ताप। तो इसके जो इलेक्ट्रॉन्स जो इसके मॉलिक्यूल होंगे, वह मॉलिक्यूल जब भी उष्मा की बातें होती हैं तो गर्म हवाएं जो होती है ठंड हवाओं की तरफ जाती है। इसका मतलब ये हुआ कि जहाँ पे उष्मा कम होगा वहां पे उष्मा की भरपाई की जाएगी। तो इसके जो इलेक्ट्रॉन है ना, काइनेटिक एनर्जी अपने ऑसिलेशन द्वारा इसको देंगे, इसके काइनेटिक एनर्जी को इसको देंगे, इसका काइनेटिक एनर्जी इसको देंगे। अर्थात यहाँ पे टेम्परेचर अधिक, तो अधिक से किसके तरफ ट्रांसफर हो रहा है? कम वालों की तरफ ट्रांसफर हो रहा है। तो यही जो होता है उष्मा कहलाता है। उष्मा का महानतम स्रोत कहा जाए, सबसे बड़ा स्रोत कहा जाता है, तो वो क्या है? सन है, सूर्य है। उष्मा को मापने की इकाई, जैसे हम लोग कोई भी वस्तु खरीदते हो तो उसको माप तोल करते हैं ना। जैसे आपको लकड़ी खरीदना होगा इवन, तो या तो आप उसको इंच सेंटीमीटर मापोगे या केजी के भाव से कर देंगे। उसी प्रकार यदि उष्मा की बात की जाए तो उष्मा के 3 यूनिट होते हैं। पहला जो होता है, पहला मात्रक होता है जूल, जिसको एसआई यूनिट कहा जाता है। उष्मा का एसआई यूनिट क्या होता है? जूल। अब ये एसआई यूनिट क्या है, सीजीएस यूनिट क्या है, इसको हम लोग पढ़ेंगे फिजिक्स जब स्टार्ट करेंगे तब। ठीक, तो ज्यादा टेंशन नहीं लेना, वहां पे हम लोग डील कर लेंगे। दूसरा इसका एनर्जी का मात्रक जो होता है वह कैलोरी होता है, और कैलोरी जो होता है इसका सीजीएस यूनिट होता है। कौन सा यूनिट होता है? सीजीएस यूनिट। तो जब भी पूछे कि बताइए उष्मा का एसआई मात्रक क्या है, तो उष्मा का एसआई मात्रक होता है छोटू जूल। उष्मा का सीजीएस मात्रक क्या है? कैलोरी। और कभी कभी इसी को किलो कैलोरी के नाम से भी जाना जाता है। तो उष्मा के 3 मात्रक, इसको आप कमर्शियल यूनिट कह सकते हो, व्यावसायिक मात्रक कह सकते हो। ठीक, तो ये चीज होगा मात्रा के बारे में। एक कन्वर्सन है कि 1 जूल में कितना कैलोरी होता है, तो 1 जूल में 0.24 कैलोरी होता है। यदि इसी को सॉल्व करेंगे तो 1 कैलोरी में 4.18 जूल हो जाता है। अब बात आती है कि उष्मा का सर्वोत्तम चालक पदार्थ कौन सा होता है। तो पारा का नाम आप लोगों ने सुना है ना। आपको स्क्रीन पे थर्मामीटर का फोटो दिख रहा होगा। थर्मामीटर जनरली तो 2 प्रकार के होते हैं, एक डिजिटल थर्मामीटर होता है और एक नॉर्मल थर्मामीटर होता है।
नॉर्मल थर्मामीटर की बातें कर रहे हैं हम यहाँ पे। नॉर्मल थर्मामीटर में एक काले रंग का बीच में लाइन दिख रहा होगा, वो काले रंग का जो लाइन है ना वह एक पारा सब्सटेंस है, और पारा जो होता है ना धातु होता है, बट लिक्विड स्टेट में पाया जाता है। तो ऊर्जा का उष्मा का सर्वोत्तम चालक पदार्थ जो होता है वह पारा होता है, जिसका संकेत केमिस्ट्री में Hg होता है, और इसी को मरकरी के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, अब हमें देखना है एक टॉपिक आता है थर्मल एक्सपेंशन। थर्मल एक्सपेंशन कहने का मतलब क्या हुआ? अच्छा ये बताइए, मान लीजिए हम किसी बहुत सारे जीव को रखे हैं और वहां पे हम टेम्परेचर को अधिक देंगे तो टेम्परेचर वहां से जीव जो है भागेंगे। सेम उसी प्रकार जब किसी पदार्थ को गर्म किया जाता है तो उसको मॉलिक्यूल जो होते हैं दूर दूर हो जाते हैं, और ये दूर दूर होते हैं तो उसमें एक्सपेंशन होता है, फैलाव होता है, और इसी फैलाव को जो है क्या कहा जाता है? थर्मल एक्सपेंशन कहा जाता है। यहाँ पे देखिए क्या कह रहा है, थर्मल एक्सपेंशन बोले तो जब किसी वस्तु को गर्म किया जाता है, चलिए भाई ठीक है गर्म किया जाता है, तो उसका आयतन बढ़ता है, और आयतन में हुए इसी प्रसार को, इसी फैलाव को उसमें प्रसार कहा जाता है। अब आयतन बोले तो क्या? वॉल्यूम। वॉल्यूम समझे ना आप लोग? उसका एरिया जो होता है, मतलब उसमें रखे जा सकने वाले, किसी त्रिविमीय आकृति में रखे जा सकने वाली पदार्थ की मात्रा होती है उसकी वॉल्यूम। तो वॉल्यूम जब बढ़ जाएगा तो उसका शेप भी क्या होगा? बढ़ जाएगा, और बढ़ने का जो फैलाव हो रहा है इसी को थर्मल एक्सपेंशन कहा जाता है। कभी कभी पूछा जाता है, छोटे को बताइए जब पदार्थ को गर्म किया जाता है तो इसमें फैलाव क्यों होता है? तो फैलाव होने का मात्र एक रीजन है। मान लीजिए यह कोई पदार्थ है और इस पदार्थ में हम टेम्परेचर को देते हैं, यह कोई क्या है? पदार्थ हो गया, मान लेते हैं, सपोज करते हैं, और ये इनके छोटे छोटे मॉलिक्यूल से, ये छोटे छोटे मॉलिक्यूल से जब यहाँ पे हीट देंगे, हम लौ को देंगे, आग जलाएंगे, तो यहाँ पे जो होगा ना, जो इसके मॉलिक्यूल थे वो मॉलिक्यूल दूर दूर हो जाएंगे, और जब दूरी बढ़ जाएगी तो वही जो होता है थर्मल एक्सपेंशन हो जाता है। आयतन बढ़ जाता है, जब दूरी बढ़ेगा तो आयतन बढ़ेगा ना जी। आप सिंपली एक गिलास का डब्बा, गिलास लीजिए और गिलास को फैलाइए, तो फैलाएंगे तो उसमें पहले जितना पानी रखते थे उससे ज्यादा पानी रखने लगेंगे हम लोग, इसका मतलब उसका आयतन बढ़ जाता है। और आयतन बढ़ने के पीछे रीजन क्या है? तो इसके मॉलिक्यूल के बीच का जो स्पेस होता है ना, जिसको हम लोग पदार्थ में पढ़े थे इंटरमोलिकुलर स्पेस, यही इंटरमोलिकुलर स्पेस बढ़ जाता है, जिसकी वजह से उसका वॉल्यूम जो होता है वह बढ़ जाता है। ठीक, यदि थर्मल एक्सपेंशन की बात करें, ऊपर का चीज में मिटा दूं ना, थोड़ा सा समझाने के लिए रफ करना होगा, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे बढ़ते हैं। मैंने क्या बोला? इसका घनत्व। तो अब आते हैं घनत्व की बात करते हैं। आयतन की बातें तो हो गई। आयतन क्या होता है? तो आयतन जो होता है किसी वस्तु में, किसी त्रिविमीय वस्तु में रखे जा सकने वाले किसी पदार्थ की मात्रा होती है। अब यहाँ पे बातें आ गई किसकी? घनत्व जब बढ़ेगा, मान लीजिए घनत्व डेंसिटी इसको कहते हैं। डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? डेंसिटी D बराबर होता है मास अपॉन वॉल्यूम। मास बोले तो इसका द्रव्यमान, अब बटा वॉल्यूम बोले तो आयतन। अर्थात इसका मतलब क्या हुआ कि डेंसिटी के फैक्टर में हम क्या देख रहे हैं कि डेंसिटी और वॉल्यूम दोनों एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अर्थात डेंसिटी यदि बढ़ेगा तो वॉल्यूम का मान घटेगा, और वॉल्यूम बढ़ेगा तो डेंसिटी का मान घटेगा। इसका मतलब ये हुआ कि जब उसमें प्रसार होगा किसी पदार्थ का, तो आयतन जब कम रहेगा तो उसका घनत्व अधिक रहेगा। जाहिर सी बात है, कम स्थान में ज्यादा लोग रखेंगे तो घनत्व क्या होगा? अधिक होगा, और ज्यादा स्थान में लोगों को रखेंगे तो वहां पे घनत्व कम हो जाता है। ठीक, तो यही वजह होता है मास अपॉन वॉल्यूम जो होता है डेंसिटी का हो जाता है। इसका कुछ एग्जांपल पूछा जाता है, जैसे ठंडे प्रदेशों में जो होता है वहां की मछलियां जो होती है, तालाबों में पानी जम जाता है फिर भी मछलियां जीवित कैसे रहती है? तो वो भी थर्मल एक्सपेंशन के द्वारा ही होता है। इसका थोड़ा सा देखिए, ये जनरल पदार्थों के लिए है, लेकिन जल के लिए जो होता है ये थोड़ा सा डिफरेंस हो जाता है। क्या होता है? हम लोग ये जानते हैं कि 0 डिग्री सेल्सियस पे जल जो होता है बर्फ के रूप में पाया जाता है। बर्फ से यह क्या होगा ना, पहले इसको गर्म करेंगे, तो जैसे ही टेम्परेचर बढ़ाएंगे और 4 तक आएगा ना, तो 4 तक इसका मान घटता आएगा, बट जैसे ही 4 डिग्री सेल्सियस से अधिक जाएगा तो इसका मान क्या होता है? बढ़ता जाता है। तो कहा जाता है यहाँ पे क्या घटा? वॉल्यूम। वॉल्यूम जब घटेगा, वॉल्यूम क्या होगा? घटेगा, तो इसकी डेंसिटी जो होगी क्या होगी? उच्च होगी, डेंसिटी बढ़ेगा। अर्थात जल का घनत्व 4 डिग्री सेल्सियस पर सर्वाधिक होता है, सर्वाधिक होता है। अर्थात 4 डिग्री सेल्सियस पे इसका आयतन क्या होगा? सबसे कम होगा। ठीक, तो इसी की वजह से मछलियां जो होती है पानी में
क्योंकि ऊपर का लेयर जो होता है ना वह सॉलिड हो जाता है, बट नीचे का जो लेयर होता है जो पर्यावरण के, जो एनवायरमेंट के संपर्क में नहीं है, हवा के संपर्क में नहीं है, वह जो होता है लिक्विड स्टेट में ही पाया जाता है, जिसकी वजह से मछलियां जीवित रहती है। ठीक, जल में एक और गुण पाया जाता है, जल जब जमता है ना तो उसको मतलब फैलता है। जल जमने पर क्या होता है, फैलता है, अर्थात उसका आयतन क्या होता है, बढ़ता है। इसी वजह से ठंडे प्रदेशों में जाइएगा तो बाहर में जहाँ पे हम लोग पानी पाइपों द्वारा आता है तो पानी कभी कभी बर्फ बन जाता है, तो कहते हैं कि टूटी जो होगा है, कहते हैं पानी नहीं आ रहा है, तो पानी नहीं आ रहा है तो पानी बर्फ बन गया, और पानी जब बर्फ बनता है तो इस कंडीशन में कभी कभी पाइप भी फट जाता है। तो जल जो होता है जमने पर बढ़ता है। एक और गुण लिख लोगे आप कि जल जमने पर फैलता है, लिखिए फैलता है। इसका आप खुद से भी प्रयोग कर सकते हैं। यदि आप घर पे फ्रिज रखे हो तो फ्रिज में आप ग्लास में आधा ग्लास पानी लो, वहां पे मार्क कर दो, ट्रांसपेरेंट ग्लास होना चाहिए जो डिस्पोजल होता है उसमें, आप उसमें कर दो। उसके बाद क्या करो कि वहां पे मार्क कर दिया, और फिर जब उसको हम लोग फ्रिज में रखते हैं, फ्रिज में रखने के बाद जब वो बर्फ बन जाता है तो निकालते हैं तो देखते हैं कि उसका लेवल जो होता है बर्फ का थोड़ा सा अप हो जाता है, थोड़ा सा बढ़ जाता है, जिसकी वजह से पता चलता है कि बर्फ जो होता है, जल जो होता है, बर्फ बनने पर उसके आयतन में वृद्धि हो जाती है, बढ़ जाते हैं। अब देखिए हीट के ट्रांसफर के क्या क्या रीजन है, कौन कौन से हैं। ठीक, मिटा देने इसको। 4 डिग्री सेल्सियस पे जल का क्या अधिक होगा, तो घनत्व तो अधिक होगा, और कम क्या होगा, तो उसका आयतन कम होगा। अब क्या देखना है हमें, ट्रांसफर ऑफ हीट। उष्मा का स्थानांतरण, 3 प्रकार से उष्मा का स्थानांतरण होता है। ठीक, कितने प्रकार से, 3 प्रकार से। अब देखते हैं तीनों को लाइन बाय लाइन देखते हैं। पहला जो होता है कंडक्शन होता है, कंडक्शन, जिसको चालन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, चालन। दूसरा होता है कन्वेक्शन, कन्वेक्शन जिसको संवहन कहा जाता है। और तीसरा जो होता है रेडिएशन होता है। रेडिएशन का नाम तो आप लोग सुने ही होंगे, रेडिएशन जिसको विकिरण कहा जाता है, विकिरण। ठीक, अब देखिए यहाँ पे इन तीनों को समझते हैं। जैसे किसी भी पदार्थ को हम गर्म करेंगे तो उसका ट्रांसफर होगा, तभी तो वहां पे चार्ज होगा। तो 3 तरीके से होता है। एक, मान लीजिए यह कोई तापमान है और यह कोई तापमान है, यहाँ पे 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है, यहाँ पे 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर। ये कोई पदार्थ है, इसके ये मॉलिक्यूल है। ये बताइए यहाँ पे चार्ज हीट का ट्रांसफर कहाँ से होगा, तो इधर से आएगा, इधर से इधर आएगा, क्योंकि यहाँ पे तापमान कम है, टेम्परेचर कम है। तो टेम्परेचर जब कम होगा तो जब ये इधर से आएगा तो यहाँ से यह इसकी एनर्जी को लेगा, न कि इसका मॉलिक्यूल आएगा। अर्थात वैसा ट्रांसफर चार्ज, हीट का वैसा ट्रांसफर जिसमें किसी पदार्थ के अणु नहीं जाकर के, अणु नहीं जा रहा है, स्थान अपना नहीं बदल रहा है, बट वहां पे हीट का ट्रांसफर हो रहा है। तो जहां पे मोलिकुलर स्पेस, मोलिकुलर स्पेस चेंज नहीं हो बट हीट का ट्रांसफर हो जाए, हीट ट्रांसफर क्या है, हो जाए, हीट का ट्रांसफर हो जाए, उसको क्या कहेंगे हम, कंडक्शन कहेंगे, चालन कहेंगे। और जनरली यह जो होता है कांटेक्ट के द्वारा होता है, आपस में सटने के द्वारा होता है। तो ये चीज आपको समझ में आया होगा। ठीक, अब इसी वजह से जो होता है ना, जैसे रेल की पटरी या फिर लोहे को जब आप ठंडे के दिनों में छूते हैं तो काफी ठंडा फील होता है, जबकि एक लकड़ी का गुटका को छूते हैं तो वो जो होता है उसकी तुलना में गर्म फील होता है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि यहाँ पे मान लीजिए ये कोई लोहे का टुकड़ा हो गया, ठीक है, और ये कोई लकड़ी का टुकड़ा हो गया, ये लकड़ी हो गया, यह लोहा हो गया, आयरन आई हो गया। ठीक, यहाँ पे जब हम इसे हाथ से टच करेंगे तो हमारे ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर जो है वह टेम्परेचर तो काफी अधिक है इसके कंपैरिजन में, बिकॉज ये वायुमंडल में है तो काफी ठंडा होगा, इसके भी तुलना में काफी ठंडा है। बट यहाँ पे क्या होगा ना, यहाँ पे जब जैसे ही हम इसको टच करेंगे हमारे अंदर के जो भी मॉलिक्यूल्स के
काइनेटिक एनर्जी होगा वह सब काइनेटिक एनर्जी इसको ट्रांसफर होने लगेगा। क्योंकि इसकी तुलना में यहाँ पे टेम्परेचर कम है, इसलिए जल्दी जल्दी अपने हीट एनर्जी को अवशोषित करेगा, और हीट एनर्जी को अवशोषित करेगा तो यह ज्यादा ठंडा लगेगा, जबकि यह थोड़ा सा कम ठंडा लगता है। ठीक, दूसरा जो आता है कन्वेक्शन आता है। कन्वेक्शन का मतलब, मान लीजिए हम कोई मोमबत्ती को जला रहे हैं, यहाँ पे कोई मोमबत्ती हो गया, ठीक, ये कोई मोमबत्ती हो गया, मोमबत्ती की ज्वाला जल रही है, मान लीजिए हमारा यहाँ पे हाथ है, ये कोई पदार्थ है, यहाँ पे जो है ना ताप कैसे जा रहा है, तो इसके जो मॉलिक्यूल है, यहाँ पे मीडियम क्या है, एयर होगा ना, अरे हवा होगा तो हवा के मॉलिक्यूल क्या होंगे, गर्म होंगे, और यही हवा के मॉलिक्यूल क्या होंगे, यहाँ तक पहुंचेंगे। अर्थात यही मॉलिक्यूल गर्म होकर के हवा तक पहुंच रहे हैं, अर्थात इसमें जो होगा मॉलिक्यूलर स्पेस चेंज होगा और चार्ज का ट्रांसफर भी होगा। तो चार्ज का वैसा ट्रांसफर जिसमें मॉलिक्यूल अपना स्पेस बदल करके चार्ज का ट्रांसफर करते हैं, चार्ज करें, हीट का ट्रांसफर कहते हैं, उसी को क्या कहा जाता है, कन्वेक्शन कहा जाता है, संवहन कहा जाता है। ठीक, ऐसा क्यों होता है, मान लीजिए यहाँ पे क्या है, गर्म हवाएं जो होती है वह उड़ करके ऊपर जाती हैं, क्योंकि गर्म होगा तो उसका घनत्व तो कम हो जाएगा, और ठंडा होकर जब ऊपर जाएगा तो वो क्या हो जाएगा, वो हल्का हो जाता है। तो यहाँ पे जब यह ईयर गर्म हो गया तो यह ईयर गर्म होगा तो ठंडा गर्म हो जाएगा, गर्म होगा तो हल्का हो जाएगा, हल्का होगा तो क्या होगा, ऊपर जाएगा, और ऊपर से जो ठंडी हवाएं हैं वो नीचे आएंगी। ठीक, इसी वजह से जो होता है रेगिस्तान में जो होता है ना, तो ये हो गया संवहन के बारे में। अब हम डिस्कस करेंगे रेडिएशन के बारे में। रेडिएशन में जो होता है, यहाँ पे अगर दोनों जगह देखा जाए ना, तो यहाँ पे मीडियम का रिक्वायरमेंट होता है। यहाँ पे क्या चाहिए, हमें मीडियम चाहिए, कोई ना कोई माध्यम चाहिए, बट यहाँ पे माध्यम नहीं होता है। मीडियम क्या होता है, नहीं होता है, मीडियम नहीं होता है। यहाँ पे ट्रांसफर कैसे होता है, तो वेव के द्वारा होता है, तरंगों के द्वारा होता है, और तरंग यहाँ पे मीडियम का वर्क करता है। इसका सीधा एग्जांपल अगर ले हम लोग, तो सूर्य से जो प्रकाश की किरणें धरती पे आ रही है, ये रेडिएशन के द्वारा आ रही है। हम फोन से बात करते हैं तो ये रेडिएशन के द्वारा करते हैं, इंटरनेट यूज करते हैं, टेलीविजन यूज करते हैं, तो ये जो भी इंफॉर्मेशन हमें आ रहा है, ये सब किसके द्वारा, वेव के द्वारा आ रहा है, इसीलिए कहा जाता है रेडिएशन होता है। ठीक, रेडिएशन की वजह से ही रेगिस्तान में जो होता है, दिन के मतलब धूप में जो होता है काफी ज्यादा गर्मी लगती है, बट शाम के दिनों में, रात के दिनों में जो होता है वहां पे काफी जो होता है ठंडा महसूस होता है। अर्थात जहां पे ज्यादा गर्मी होती है वहां पे जो होता है ज्यादा ठंड भी होती है, लेकिन कंडीशन ये है कि दिन में ज्यादा गर्मी और रात में ठंडी होती है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि विकिरण द्वारा जो होता है ना, मान लीजिए दिन में सूर्य की किरणें हैं, और सूर्य की किरणें आकर के ऑब्जर्व करके वह रेगिस्तान जो होता है उसको रेडिएशन करके हटा देता है गर्मी को। अगेन रात को जो होता है रेडिएशन के द्वारा जो होता है उष्मा उसमें अवशोषित नहीं हो पाती है, मतलब उत्सर्जित नहीं हो पाती है। दिन में अवशोषित तो हो जाती है, बट रात में जो होता है उसको उत्सर्जित नहीं कर पाती है, जिसकी वजह से जो होता है रात में काफी अच्छा ठंडा फील होता है। ये टॉपिक हम लोग कर लिए, इसमें बार बार आ रहा था टेम्परेचर को, और हम टेम्परेचर कन्वर्सन फॉर्मूला भी देख लेते हैं, जरा सा मिटा देना इसको। टेम्परेचर क्या है, टेम्परेचर के बारे में अगर बोले तो टेम्परेचर का देखिए क्या करेंगे आप, हेडिंग डालना है आपको टेम्परेचर। जिसको तापमान कहा जाता है, तापमान। तापमान है क्या चीज, तो ताप वह भौतिक राशि, एक प्रकार का फिजिकल क्वांटिटी है जो हमें, जिसके द्वारा गर्मी या ठंडी महसूस होती है। उष्मा का मतलब गर्मी, और तापमान का मतलब गर्मी और ठंडी। तो उष्मा और तापमान में कोई अंतर पूछे तो दोनों में यही डिफरेंस होता है। तो यहाँ पे क्या लिखोगे, यह क्या है, एक भौतिक राशि है, या वह भौतिक कारक लिख सकते हो, भौतिक राशि है जिसके द्वारा हम गर्मी या ठंडी महसूस करते हैं। फील मतलब क्या होता है, महसूस करते हैं, किसके द्वारा, भौतिक राशि। और वैसी भौतिक राशि तापमान है जिसके द्वारा हम गर्मी या ठंडी को महसूस करते हैं। ठीक, तापमान का डिफिनेशन क्या बोलोगे, कि बोलोगे वैसी तापमान वह भौतिक राशि है या वह भौतिक कारक है जिसके द्वारा हम गर्मी या ठंडी को या ठंडक को महसूस करते हैं। तो ये तापमान का परिभाषा हो गया। यदि इसकी मात्रा की बात करें तो इसका एसआई मात्रक जो होता है छोटू, वह केल्विन होता है। क्या होता है, केल्विन होता है। केल्विन बोले तो के,
ठीक, तो ये बात आप याद रखोगे। यदि इसकी स्केल की बातें करें तो स्केल भी बहुत सारे होते हैं। इसके स्केल 4 होते हैं। कौन कौन से स्केल होते हैं उसको हम लोग देखते हैं। ठीक, पहला जो होता है उसको कहा जाता है डिग्री सेल्सियस, इसको डिग्री, इसको सेल्सियस। दूसरा जो होता है फॉरेनहाइट, तीसरा जो होता है रोमन, और चौथा जो है आपका केल्विन। इन चारों का कन्वर्सन बहुत पूछता है। कभी पूछ देगा कि डिग्री सेल्सियस से फॉरेनहाइट में बदलो, कभी कह देगा कि डिग्री सेल्सियस से केल्विन में बदलो। रोमन वाला तो कभी कभी पूछता है, बट ये भी जान जाइएगा आप लोग। तो इस सबका चेंज करने का ना मात्र मेरे पास तो एक ही फॉर्मूला, और यह एवरग्रीन फॉर्मूला है, कभी गलत नहीं हो सकता है। कैसे, देखिए वो फॉर्मूला क्या कहता है, C/5 इक्वल टू F माइनस 32/9 और बराबर R/4 इक्वल टू K माइनस 273 और बट्टा में 5। यही जो होता है आपका एवरग्रीन फॉर्मूला है। इसी फॉर्मूला को आप याद रखोगे और इसी के द्वारा सारे क्वेश्चन बन जाएंगे। ठीक, अब इसके द्वारा यूज कैसे करेंगे। मान लीजिए आपको डिग्री सेल्सियस से फॉरेनहाइट में चेंज करना है, तो C मतलब होता है छोटू सेल्सियस। C मतलब क्या होगा यहाँ पे, C का मतलब हो गया, यहाँ पे लिख लीजिए, C का मतलब हो गया सेल्सियस, C मतलब सेल्सियस, F मतलब फॉरेनहाइट, फॉरेनहाइट। स्पेलिंग फॉरेनहाइट का गलत हो सकता है, आप देख लेंगे जरा सा। उसके बाद रोमर, R से क्या हो जाता है रोमर, और फिर K से क्या हो जाता है आपका केल्विन हो जाता है। ठीक, तो इसका कन्वर्सन कैसे देता है। मान लीजिए डिग्री सेल्सियस से फॉरेनहाइट में चेंज करना है, तो डिग्री सेल्सियस वाला कौन सा है ये, तो C/5 बराबर फॉरेनहाइट का कौन सा है F माइनस 32/9। ठीक, यही हो गया आपका किसका, डिग्री सेल्सियस से फॉरेनहाइट में चेंज करने का फॉर्मूला। अब यहाँ पे डिग्री सेल्सियस का मान दिया होगा तो C का मान रख देंगे, F का मान निकल जाएगा 63 गुना। यदि डिग्री सेल्सियस से केल्विन में कहे तो इसके बराबर इसको को कर लेंगे। यदि डिग्री सेल्सियस से रोमन में कहे तो इसको कर लेंगे। यदि केल्विन से फॉरेनहाइट में कहे तो इसके बराबर इसको कर लेंगे। इसका एक दो एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग, तब समझ में आएगा। जैसे यदि ह्यूमन बॉडी के टेम्परेचर की बात करें, यहाँ पे देखिए ह्यूमन बॉडी का जो टेम्परेचर होता है बहुत बार पूछा जाता है। मनुष्य के शरीर का तापमान जो होता है 37 डिग्री सेल्सियस होता है। इसी को अगर केल्विन में कहा जाए तो केल्विन में जो होता है वह होता है 310 केल्विन, और फॉरेनहाइट में कहा जाता है 98 फॉरेनहाइट। हमें केल्विन से फॉरेनहाइट में चेंज करना है। किसमें, केल्विन से फॉरेनहाइट में, डिग्री सेल्सियस से फॉरेनहाइट में कर लो। चलो इसको हम लोग करते हैं डिग्री सेल्सियस से फॉरेनहाइट में। तो डिग्री सेल्सियस का फॉर्मूला क्या है, C/5। तो यहाँ पे लिखेंगे C/5 बराबर F माइनस 32/9। हमें क्वेश्चन क्या दिया है कि 37 डिग्री सेल्सियस को फॉरेनहाइट में बदलिए, क्या होगा। आंसर तो हमारे पास है कि 98 फॉरेनहाइट आएगा। कैसे आएगा उसको देखते हैं हम लोग। C का मान कितना है यहाँ पे 37, तो लिखेंगे 37/5 बराबर F का मान कितना है निकालना है माइनस 32 और बट्टा में 9। अब क्या करेंगे, क्रॉस गुणा कर देंगे। क्रॉस गुणा करेंगे तो F से 5 में तो 5F हो जाएगा ना, 5F माइनस 32 में 5 है तो 5 दूना 10 का 0 कैरी हुआ 1, 5 से 15 और 1 16, 160 बराबर इसको गुणा कीजिए 9 सत्ते 63 का 3 हाथ में लगा 6, 29 27 और 27 से कितना होता है 33। अब यहाँ पे 5 फॉरेनहाइट बराबर 333, और ये जो 160 है इधर जाएगा तो प्लस में 160 हो जाएगा। इसको जोड़ देते हैं, मतलब 5 फॉरेनहाइट बराबर, इसको जोड़ेंगे तो 3, इसको जोड़ेंगे तो 6 3 9, और इसको जोड़ेंगे तो 3 और 1 4, 493। इसको कटाया जाए, यदि क्या करें हम इसको कटाएं, भाग दे देते हैं। किसमें, 493 में किससे भाग देना हमें 5 से भाग देना है। 9 पचे 45, ठीक, यहाँ पे 4 यहाँ पे 3, 5 8 40, ठीक 3 और पॉइंट ले लेंगे 0, 5 6 30। तो यह कितना आ गया 98। अगर इसको कटाएं F बराबर 493/5 इक्वल टू कितना आ गया 98.6, लगभग 98, मतलब 98 फॉरेनहाइट आया है कि नहीं। देखो तो यहाँ पे 98, तो अगर एग्जैक्ट वैल्यू पूछे तो 98.6। यदि डायरेक्टली पूछा जाता है
नॉर्मल, तो ऑप्शन में जो दिया हो 98 दिया तो 98.6 दिया है तो 98.6, इसी प्रकार आप चेंज कर लोगे। यदि इसी प्रकार डिग्री सेल्सियस से केल्विन में चेंज करना होता है, डिग्री सेल्सियस का ये, केल्विन का ये, दोनों को आपस में क्या करेंगे, बराबर करेंगे, किसी एक का डिग्री सेल्सियस का मान रखेंगे, केल्विन का वैल्यू निकल जाएगा। ठीक, तो ये पॉइंट्स आप लोग याद रखोगे। कभी कभी पूछा जाता है परम शून्य ताप किसको कहा जाता है, परम शून्य ताप, तो इसको हम मिटा देना। 0 डिग्री सेल्सियस और 0 केल्विन, 0 केल्विन, यहां पे एक टॉपिक लिख लीजिए, एब्सोल्यूट टेम्परेचर, एब्सोल्यूट टेम्परेचर। ये क्या होता है, न्यूनतम संभव ताप। ठीक, ये जो होता है या तो -273 डिग्री सेल्सियस होता है, या इसी को 0 केल्विन कहा जाता है। ओके नहीं है, ये 0 केल्विन है, तो ये आपको दिमाग में बैठा के रखना है कि परम शून्य ताप भी इसी को कहा जाता है। परम शून्य ताप आप याद रखोगे, परम शून्य ताप, परम शून्य ताप क्या होता है, -273 डिग्री सेल्सियस या 0 केल्विन पर या ताप पर संभव न्यूनतम तापमान को ही क्या कहा जाता है, एब्सोल्यूट जीरो कहा जाता है, परम शून्य तापमान कहा जाता है। तो ये टेम्परेचर से रिलेटेड कुछ पॉइंट थे जिसको हम लोग को याद रखना है। अब कुछ ऐसे क्वेश्चन हैं मेरे पास जिसको मैं इसके लास्ट में, मतलब अभी वीडियो के बाद जो है आपको स्क्रीन पे वीडियो पे ही दिख जाएगा, तो आप लोग लास्ट में क्वेश्चन को कर लेंगे, उसमें बाई ऑप्शन भी कर दूंगा। तो जो अब ये वैसे क्वेश्चन है जो एग्जामिनेशन में बार बार पूछे जाते हैं। ठीक, मनुष्य के शरीर का तापमान जो होता है वह कितना होता है, 37 डिग्री सेल्सियस होता है। वो मैंने थर्मामीटर वाला बताया था, थर्मामीटर में जो होता है टेम्परेचर को फ़ारेनहाइट में मापा जाता है। 98 से अधिक होता है तो वहाँ पे डॉक्टर कहता है कि आपको फीवर है, अदरवाइज नहीं कहेगा, मतलब 98 से कम होगा तो आपको कहेगा फीवर नहीं है। ठीक, तो आज के वीडियो सेशन के लिए हम लोग इतना रहने देते हैं। नेक्स्ट वीडियो सेशन में हम लोग स्टार्ट करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, मतलब पदार्थों का वर्गीकरण, एलिमेंट्स का मैटर, पदार्थ का वर्गीकरण कैसे किया जाता है, और बहुत ही आसान तरीके से, शानदार तरीके से करेंगे। ठीक, आज के वीडियो सेशन के लिए इतना रहने देते हैं, जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, दैट्स ऑल।